खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। अपनी लंबी छुट्टी से वापस आने के बाद इतवार के दिन रामलीला मैदान में तहवील एराजी बिल की मुखालफत में किसान मजदूरों की रैली के बाद कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी पार्लियामेंट में काफी जारहाना और अलग ही अंदाज में नजर आए। तहवील एराजी बिल पर लगाए गए सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लोकसभा में कहा कि अच्छे दिन की सरकार ने महज 10 महीनों में मुल्क को बर्बाद कर दिया है और इस एक साल में सबसे ज्यादा बर्बादी किसानों की हुई है। मोदी सरकार अच्छे दिन लाने में नाकाम रही है। इसके साथ ही माजी की एनडीए सरकार को भी उन्होंने निशाना बनाया। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इराक और मुल्क शाम में बरसरे पैकार शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें इथोपिया से ताल्लुक रखने वाले 30 ईसाइयों को कत्ल करते हुए दिखाया गया है। इस तरह की वीडियो फरवरी में सामने आई थी जिसमें मिस्र के 21 कुतबी ईसाइयों का सर कलम करने के मनाजिर दिखाए गए थे। हालिया महीनों में दाइश की तरफ से इस तरह की मुतअद्दिद वीडियो सामने आई हैं जिसमें अगवा किए गए अफराद को कत्ल करते हुए दिखाया गया है। आखिर दाइश के जरिए यह सिलसिला कब रुकेगा? क्या दाइश की यह हरकत मजहब इस्लाम के उलट नहीं है? कौन दाइश को हवा दे रहा है कि वो गैर इंसानी और गैर इस्लामी काम करके उस पर फख्र करें? इन्हीं मामलात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तहकीरकार अब्दुल कादिर शम्स साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ चंद मेहमान फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। तहवील एराजी बिल पर लगाए गए सरकार के ऑर्डिनेंस के खिलाफ लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी बेहद अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने लोकसभा में कहा कि अच्छे दिन की सरकार ने महज 10 महीनों में मुल्क को बर्बाद कर दिया है और इस एक साल में सबसे ज्यादा बर्बादी किसानों की हुई है। मोदी सरकार अच्छे दिन लाने में नाकाम रही है। राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब एनडीए सरकार रही है तब तब ज़राअती शरह में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि एनडीए की गुज़श्ता सरकार के दौर में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.6% था। हमारी सरकार ने उसे बढ़ाकर 4.1% कर दिया था, लेकिन एनडीए की मौजूदा सरकार अपने पहले साल में उसे फिर 1.2% पर ले आई है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इल्जाम लगाया कि जमीन की जो कीमत है तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉरपोरेट दोस्त हैं वो ये जमीन चाहते हैं, इसलिए आप एक तरफ से किसान मजदूर को कमजोर कर रहे हैं और फिर तहवील एराजी ऑर्डिनेंस लाकर उसकी जमीन छीनने की साजिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है वो तेजी से बढ़ रही है और आपके जो कॉरपोरेट दोस्त हैं वो उस जमीन को चाहते हैं। और आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से सुनिए आप क्या कर रहे हो? एक तरफ से किसान को मजदूर को आप कमजोर कर रहे हो और उसके बाद जब वो कमजोर होगा, जब वो खड़ा नहीं होगा अपने पैरों पे, फिर आप उसको अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। इसीलिए आप 60% लोगों को इग्नोर कर रहे हो। सबसे पहले मैं आपके प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। छोटा सा देखिए, पहले एक्सपर्ट्स ने कहा, शांत हो जाओ। अरे आप एक्सपर्ट्स ने कहा, अरे सुनो अरे सुन तो लो भाई, सुधार दे रहे हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ने कहा कि 180 लाख हेक्टर पे नुकसान पहुंचा है। 14 स्टेट्स में नुकसान हुआ है। 40,000 करोड़ रुपए नुकसान हुआ है। उसके बाद आपके प्रधानमंत्री जी कहते हैं
एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 180, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, बोलने दीजिए, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो गलत है। मैं जानता हूं 106 लाख हेक्टेयर पर असर हुआ। उसके बाद आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री कहती है नहीं भैया, प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर इफेक्टेड है। तो सबसे पहले आप हमें बताइए, एक्सपर्ट सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं, या आपकी एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री सही कह रही है? राहुल गांधी के सवालों का जवाब वेंकैया नायडू ने दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की बहुत फिक्र है और जहां किसानों का नुकसान हुआ है उन किसानों को मुआवजा दिया जा रहा है। किसानों को पुराना सरकार का जमाने में कृषि में जब नुकसान होगा उनको 50% नुकसान हुए तो तभी कुछ रिलीफ उनको देते थे। हमारा सरकार सत्ता में प्रेस भाई ये बीमारी आपको भी पकड़ गई क्या सर? या बोथ, it's a contagious disease, it has come from that side to this side. I'm also trying to find it difficult. That's the problem, sir. This is a contagious disease and we should take care to see that these diseases are stopped once for all. So my point is, when we went and met the farmers in different parts of the country, particularly in the affected areas, the situation there was really horrible, sir. The farmers whose crop has come up to the cutting level. जेडीयू ने भी राहुल गांधी के बयानों की तारीफ की और किसानों के तय उठाए गए इशू की हिमायत की। किसानों के मन में शक शुबा पैदा करना है। दूसरा, कॉरपोरेट की मदद के लिए ये क्लॉज हटाई गई है। तीसरा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, जिस पर अब चुप्पी साधी हुई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की किसानों को बात हुई थी, उस पर सरकार ने मुंह मोड़ लिया है। चौथा, जो किसानों को मुआवजा 1 लाख करोड़ रुपए की फसल की बर्बादी के बाद मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। तो मैं राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए इन सवालों पर अपनी सहमति व्यक्त करता हूं। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्दुल कादिर शम्स साहब, और फोन लाइन के जरिए लखनऊ से बातचीत में शामिल हो गए हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान डॉक्टर चंद्रमोहन राय साहब। चंद्रमोहन जी, आपका आप क्या कहेंगे, जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट सेंटर में जिस तरह से लैंड एक्विजिशन बिल, उस पर ऑर्डिनेंस, क्या जरूरत थी ऑर्डिनेंस लाने की? आखिर क्या उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वो भी जो ऑर्डिनेंस, जो बिल में मामला है जिस पर ऑर्डिनेंस ला गया, उसमें कहीं ना कहीं से किसानों की के फेवर में वो नहीं जाता है। वो जाहिरी तौर पर यही नजर आता है कि किसानों की मर्जी के बगैर जमीन ली जा सकती है, जबरदस्ती उनसे जमीन छीनी जा सकती है। इसके बावजूद आपकी गवर्नमेंट हिमायत में खड़ी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और विधेयक लाना जो जरूरत है, विकास कार्यों के लिए आवश्यकता है, इसलिए विधेयक लाया जा रहा है। और ये सारे देखिए, ये जो भी आरोप हैं वो राजनीतिक आरोप हैं, और राजनीतिक आरोप के अलावा कुछ नहीं है। अभी हम जनता दल यूनाइटेड को सुन रहे थे जी। अब जनता दल यूनाइटेड अगर राहुल गांधी के भाषण पर ताली नहीं बजाएगा जी, तो क्या वो मोदी जी के भाषण पर ताली बजाएगा? वो जी कुछ कर ही नहीं सकते ना जी। उनको ताली केवल और केवल राहुल जी पर ही बजानी है जी। बिहार में चुनाव लड़ना है उनको उनके साथ में मिलकर। लेकिन जिस तरह से बड़ी तादाद में किसान कांग्रेस के साथ रैली होते नजर आ रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि किसान इस बिल से खुश नहीं है? अरे साहब, छोड़ दीजिएगा इन बातों को जी। अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की किसान पंचायतें हो रही हैं, जिले जिले में जाके आप अपने प्रतिनिधि से पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश के जो इंचार्ज हो उनसे पूछ लीजिएगा, कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के चैनल के जो इंचार्ज हो आपके, उनसे पता करा लीजिएगा कि रैली में, भारतीय जनता पार्टी की रैली में किसान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। रामलीला मैदान जैसी रैलियां तो हर जिले में हो रही हैं जी, जहां पूरी ताकत कांग्रेस लगा रही है। ये क्या है, राहुल जी गायब रहे पर्दे से, राहुल जी की हर पराजय के बाद में रीलॉन्चिंग होती है। तो ये जो राहुल जी की लॉन्चिंग हुई है, उसके लिए एक कार्यक्रम था, एक सदन सत्र, क्योंकि पिछले सत्र में वो गायब रहे। यानी आपका कहना है कि लैंड एक्विजिशन बिल और उस पर लाए गए ऑर्डिनेंस को एक मौका देखा गया राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग के लिए, ये आपका कहने का मकसद है? रीलॉन्चिंग के लिए ये स्क्रिप्ट तैयार हुई है जी, और उस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग मैनेजमेंट की राजनीति करते रहे हैं। यानी उस बिल में कुछ भी निगेटिव नहीं है? बिल में भाई हम तो कह रहे हैं कि बिल के लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, सारे संशोधनों के लिए। कितनी सरकार किसानों के साथ में नहीं है तो
किसानों के अगर कोई है, राहुल जी या कांग्रेस। फिर आपके पास आते हैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लीडर प्रबल प्रताप जी भी बातचीत में शामिल हुए। प्रबल प्रताप जी, एक तो लैंड एक्विजिशन बिल उस पर लाया गया ऑर्डिनेंस, उस पर से कांग्रेस जिस तरह से इस इश्यू को टेकअप करने की कोशिश कर रही है, राहुल गांधी लंबी छुट्टी के बाद आते हैं और इस इश्यू को रेज करते हैं और एक बड़ी रैली करते हैं रामलीला मैदान में। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, आम आदमी पार्टी 22 तारीख को लैंड एक्विजिशन बिल का जो ऑर्डिनेंस है उसके खिलाफ 22 तारीख को जंतर मंतर पर संसद चलने का मार्च कर रहे हैं, जिसको अरविंद केजरीवाल जी और पूरे देश भर से किसान और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं जी। तो एक तो स्टैंड ये है कि ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस किसान विरोधी है और किसान विरोधी ऑर्डिनेंस को पता नहीं क्यों जो भारतीय जनता पार्टी है और उसके माननीय जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी, उसको अपने नाक का सवाल बना के बैठे। उनको किसने भेजा है? उनको टाटा बिरला अंबानी ने भेजा है वहां पर राज करने के लिए, या वो किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं? और जहां तक आप राहुल गांधी का, तो देखिए जो कांग्रेस है या भारतीय जनता पार्टी है, इन दोनों के राज में पिछले 15 सालों में 5 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी, इसलिए दोनों ही जिम्मेदार हैं। संसद में मात्र बोलने से ही सारी चीजें नहीं हो सकती है। धरातल पे यही है कि किसानों की दुर्दशा के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार। लेकिन प्रबल प्रताप जी, राहुल गांधी पार्लियामेंट में एग्रीकल्चर ग्रोथ का आंकड़ा गिनाते हुए नजर आए कि पिछली एनडीए सरकार यानी जब एनडीए सरकार रही है तो आंकड़ा क्या रहा है इसका एग्रीकल्चर ग्रोथ का, और उनकी सरकार में क्या रहा आंकड़ा, और उनकी सरकार ने अपनी सरकार में ग्रोथ दिखाया कि 4.1% तक ग्रोथ गया और एनडीए की पिछली सरकार में 1.6% वगैरह कुछ इस तरह से उन्होंने फिगर पेश किया। ये देखिए, दोनों ही सरकारें, मैंने पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की रही, एनडीए शासन रहा और उसके बाद 1 साल से ही है। 6 साल उधर भी रहा, पहले 99 से लेकर 2004 तक करे तो 6 साल, 98 से तो 6 साल उधर उन्होंने शासन किया है और इधर ये 1 साल से फिर से भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार है। बीच में 10 साल कांग्रेस की नीति सरकार है। इसमें अगर आंकड़े उठा के देखिए कि दुर्दशा किसानों की इतनी ज्यादा हो रही है कि किसान अपनी जमीनों को छोड़कर माइग्रेट कर रहा है बड़े बड़े शहरों में और किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये एग्रीकल्चर ग्रोथ और ये वो जो चीजें, ये जादुई, ये आंकड़ों की ये एक तरीके से आंकड़ेबाजियां हैं, जादूगरी है आंकड़ों की जी। मैं तो कहता हूं कि इन दोनों पार्टियों को सोच समझ के और किसानों को भी सोच समझना चाहिए कि आज आप विपक्ष में हैं तो किसानों की बातें कर रहे हैं। भट्टा परसोल में राहुल गांधी गए, ठीक है वो गए, लेकिन उसके बावजूद महाराष्ट्र में किसानों के हालात कितने बुरे रहे, उनके ही शासनकाल रहा 15 साल में, कितने किसानों ने आत्महत्याएं की नागपुर और उस तरह के रीजन्स में, जितने रीजन्स रहे वहां पे किया। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई दामोदर दास का गुजरात मॉडल है, वो मॉडल ऐसा है कि किसानों से जमीन छीन के अडानी को उन्होंने कौड़ियों के दामों पे, सीएजी की ऑडिट रही है कि कौड़ियों के दामों पे उन्होंने जमीनें जो है उन्होंने दी है, किसानों की जमीनें छीन के अडानी को दी है। ये सब चीजें तो सामने हैं। और सीएजी की ऑडिट, मुझे तो बड़ी वो है कि सीएजी की ऑडिट, बाकी सीएजी की ऑडिट को पे हो हल्ला होती है, मीडिया बहुत सारी चर्चाएं करती है, लेकिन जो सीएजी का ऑडिट गुजरात के ऊपर आया था, गुजरात की जो सरकार ने जिस तरीके से कौड़ियों के दामों पे अडानी और ये तमाम मामले में आपका कह रहा है कि आंकड़ों की बाजीगरी से काम लिया जा रहा है। आप फोन लाइन पर बने रहे, हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट अब्दुल कादिर शम्स साहब। आप कैसे देखते हैं जो प्रबल प्रताप जी बोल रहे हैं कि आंकड़ों की जादूगरी से काम लिया जा रहा है, और डॉक्टर चंद्रमोहन साहब का कह रहे हैं नहीं, बीजेपी पूरे किसान के मफाद का ख्याल रख रही है। देखिए, अभी बीजेपी के लीडर जो है कह रहे थे कि राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग के तौर पर इसको देख रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है। राहुल गांधी भट्टा परसोल से लेकर पार्लियामेंट तक किसानों के हित की बात, किसानों के मफाद की बात करते रहे हैं। और जहां तक बात किसानों के मसाइल की है, वो बिलाशुबा अभी आम आदमी पार्टी की बात के लीडर ने जो बात कही कि चाहे बीजेपी हो कांग्रेस, उन दोनों ने किसानों के मफाद की अनदेखी करते रहे हैं। आप सवाल यह होता है कि किसान खेती से क्यों मुंह मोड़ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। किसानों को जो मसाइल हैं, जो अभी जो ताजा तरीन जो मसला है कि उनकी जो फसलों को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी, उनको बीज खाद कैसे मिलेगा, और फिर एक बहुत बड़ा मंसूबा इस मुल्क में कई बार कई सरकारों ने पेश किया है कि बहुत सारे लैंड ऐसा है जो ज़राअत के लिए, जो खेती बाड़ी के लिए नए तौर पर उसको किसानों को देने की बात है। उस पर 1 इंच भी काम न बीजेपी ने न एनडीए ने किया, ना
यूपीए सरकार ने किया। जी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो है नदियों की नेटवर्किंग के जरिए उन खेतों को सैराब किया जाएगा, उन खेतों को इस देश के लिए लाया जाएगा। इन सब चीजों पर काम नहीं हो रहा है, चाहे वो सरकार बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। इस पर बहुत संजीदगी से गौर करना होगा, तभी हम समझते हैं कि ये जो आपका कृषि आधारित देश है ये तरक्की करेगा और इस दुनिया को के लिए एक मॉडल बनेगा। जी, डॉक्टर चंद्रमोहन साहब क्या कहेंगे जो बात डॉक्टर अब्दुल कादिर शम्स साहब उठा रहे हैं कि उन बुनियादी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आपकी सरकार पर इल्जाम है कि वो कॉर्पोरेट घरानों के इशारे पर काम कर रही है, कांग्रेस पर इल्जाम है कि वो भी उसी तरह का अपने रिजीम में काम करती रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे को बताएं, इनसे एक सामान्य सवाल पूछता हूँ मैं जी। 60 साल में देश में किसकी सरकार थी? जी, 60 साल से जिन लोगों की देश में सरकार थी वो क्यों नहीं 33% कर पाए प्राकृतिक आपदा के समय पर? इस बार बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा आई है, भगवान का कहर पहली बार इतने बड़े पैमाने पर टूटा है, लेकिन इससे पहले भी टूटता रहा है। उस समय ये कहां चले गए थे? देश की कमान जिनके हाथों में थी बरसों तक, आप देखो जितना बड़ा, और बागवानी तक उसमें शामिल नहीं थी। बाग वाला किसान नहीं होता है क्या? लेकिन जो सरकार ने, एनडीए सरकार ने जो परिवर्तन किया है, आप जिनकी सरकार 11 महीने की सरकार है उनसे तो आप सारी अपेक्षाएं कर रहे हैं पूरी करने की। जिन्होंने लगातार बरसों तक देश पर शासन किया उनको पूरा माफ कर रहे हैं आप जी। उनको कह रहे हैं रीलॉन्चिंग नहीं है, रीलॉन्चिंग नहीं है तो क्या है ये? अरे भाई, उत्तर प्रदेश में सरकार है, राहुल जी आते हैं सदन में जाते हैं, सदन से पहले रामलीला मैदान जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जो किसानों का नुकसान हुआ है, सोनिया जी क्यों नहीं गई खेतों की मेड़ पर? जी, यानी कुल मिलाकर हमारी तशवीश, हमारा कंसर्न ये है कि किसानों का भला हो, किसान जिस नुकसान का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि किसान का नुकसान होने वाला है, किसानों के विकास के लिए। प्रबल प्रताप जी, आप कुछ बोल रहे हैं? किसानों के भले के लिए, किसानों के विकास। 11 महीने की सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 1.5 महीने की सरकार है। जैसे ही देशवासियों के साथ हुई, हमने 20,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया है। किसी की अगर जिगरा हो तो नरेंद्र मोदी करके दिखाएं, और राहुल गांधी के जो कांग्रेस की सरकारें हैं वो तमाम राज्यों में करके दिखाएं। क्यों नहीं करते हैं ये लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि ये सारे लोग जादू आंकड़ाबाजी करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, लफ्टेबाजियां कर रहे हैं। इन लोगों को किसान से कोई कंसर्न नहीं है। मैंने कहा है कि 10 साल का कांग्रेस का शासनकाल और 6 साल का बीजेपी का शासनकाल में 5 लाख किसानों ने देश में आत्महत्या की है। ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं आप लोगों को? इस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही कि 20,000 रुपए अगर प्रति एकड़? बात जरूर होती है कि किसान खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन किसानों की खुदकुशी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या बीजेपी की या एनडीए की सरकार, किसानों की खुदकुशी का मामला कम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी तशवीश की बात यह है कि लैंड एक्विजिशन बिल किसी भी तरह का हो, लेकिन किसान के मफाद का ख्याल रखना होगा ताकि किसान खुदकुशी पर मजबूर न हो। हम ये बातचीत आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वक्त की कमी है। डॉक्टर चंद्रमोहन साहब और प्रबल प्रताप जी, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल कादिर शम्स साहब स्टूडियो में बातचीत के लिए, गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। हालात हादरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे कि इराक और मुल्क शाम में बरसर पैकार शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें 30 इथोपियाई ईसाइयों का कत्ल करते हुए दिखाया गया। इससे पहले भी उन्होंने फरवरी में एक वीडियो जारी किया था इसी तरह का। आखिर कौन दाइश को हवा दे रहा है, कौन पुष्टपनाही कर रहा है कि वो बेदरीग इस तरह से घूम रहे हैं और लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं और मजहब के नाम पर मजहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन उन्हें हवा दे रहा है? आखिर वो कैसे रुकेंगे, कैसे ये सिलसिला रुकेगा? इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर शिखान साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर।
ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और सियासी तज्ज़ेकार अब्दुल कादिर शम्स साहब, और फोन लाइन के जरिए अलीगढ़ से गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर शिखान साहब। इराक और मुल्क शाम में बरसर पहकार शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने एक नया वीडियो जारी किया है जिसमें इथोपिया से ताल्लुक रखने वाले 30 ईसाइयों को कत्ल करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में एक शख्स का सर कलम करते हुए और दीगर अफराद को सहरा में सर पर गोलियां लगते हुए देखा जा सकता है। कत्ल किए जाने वाले अफराद के बारे में ख्याल है कि उनका ताल्लुक लीबिया में कायम इथोपियाई चर्च से था जिस पर दाइश के जंगजुओं ने कब्जा कर लिया था। वीडियो में एक असलहा बरदार नकाबपोश शख्स ईसाइयों को इस्लाम कबूल करने या खुसूसी टैक्स अदा करने की धमकी आमेज पैगाम भी देता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस तरह की वीडियो फरवरी में भी सामने आई थी जिसमें मिस्र के 21 कुतबी ईसाइयों का सर कलम करने के मनाजिर दिखाए गए थे। हालिया महीनों में दाइश की तरफ से इस तरह की मुतअद्दिद वीडियो सामने आई हैं जिसमें अगवा किए गए अफराद को कत्ल करते हुए दिखाया गया है। ऐसी वीडियोज की पूरी दुनिया में सख्त मजम्मत की गई है। दोनों मेहमान हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तज्ज़ेकार अब्दुल कादिर शम्स साहब, और फोन लाइन के जरिए अलीगढ़ से गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर शिखान साहब। डॉक्टर शिखान साहब, दाइश की जो हरकतें हैं ये रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आखिर दाइश इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं? कौन इन्हें रोकेगा? कौन इनकी पुष्टपनाही कर रहा है? इस्लाम की, मजहब की कौन इन्हें तशरीह करके बता रहा है जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं मजहब के नाम पर? देखिए, दाइश के बारे में आप जानते हैं कि इनके जितने भी हरकत है या जितने भी असला है इनके पास, या जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज है, या जो इनका स्टाइल ऑफ ऑपरेशन है, या जिस तरह से इनके पास से कपड़े हैं और बैगेजेस हैं, ये ऐसा नहीं लगता कि किसी डेवलपिंग कंट्रीज में बने हैं। और जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, आप जानते हैं कि अमेरिका से, यूरोप से और ऑस्ट्रेलिया से कितने लोग बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे आ रहे हैं। और कोई भी आदमी जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाता है तो बगैर किसी प्रिपरेशन के नहीं जा सकता, उसमें काफी कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। तो इसमें पूरी तरह से कई सारी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन जो दाइश का जो पूरा एजेंडा है, दाइश जो है वो गैर मुल्की लोगों ने इसे बनाया है, इस्लाम के नाम पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेन मकसद है दाइश को बनाने का ताकि पार्चे पार्चे में बांट दिया जाए पूरे मिडिल ईस्ट को, और पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ और मुस्लिम कल्चर और इथॉस के खिलाफ एक ऐसा जहनियत, ऐसी जहनियत बनाई जाए ताकि उससे लोग नफरत करें। और जब आप इस तरह से करेंगे तो जो भी लोग इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ लड़ेंगे उनको लेजिटिमेसी मिलेगी। ये बिल्कुल ही स्टेज मैनेज शो है दाइश का। और दाइश जिस तरह से ये वीडियो रिलीज कर रहे हैं, आप ये बताइए कि कोई भी वीडियो अगर रिलीज किया जाता है तो उसको फिर इतना दिखाते क्यों है? कौन दिखा रहा है इसे? जो फॉरेन के जो चैनल से इन्हें क्यों दिखा रहे हैं? भाई, इस तरह की चीजें दिखाना नहीं चाहिए। और जिस तरह से इन्होंने वीडियो बनाया, एक तरफ वीडियो बना रहे हैं, दूसरी तरफ अपने चेहरे पे निकाब लगाए हुए हैं, तो ये तमाम चीजें शो करती हैं कि ये आम लोगों को, मतलब वो लोग, मैं तो इसे बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं, मेरे सामने चीजें बिल्कुल जाहिर है, मैंने टेररिज्म पे मैं स्टडी कर रहा हूँ 3-4 साल से, मुझे तो पता है, लेकिन आम लोग ये कोई इंप्रेशन ये जाता है कि इस तरह से दाइश कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि सैटेलाइट एज में अगर आप सिगरेट पी रहे हैं, कौन सा ब्लेंड का सिगरेट है वो भी सैटेलाइट बता सकता है। तो अगर आप जानते हैं कि वहां पे सेंटकॉम जो है, सेंट्रल कमांड है अमेरिका का कतर में, और तमाम तरह की चीजें हैं, और अगर कोई भी टेररिस्ट मूव करता है येमेन में तो अमेरिका उसको। जी, आपने अभी कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट को, पूरे मशरिक वस्ता को, अरब वर्ल्ड को कहीं ना कहीं से टुकड़ों में बांटने की साजिश के तहत दाइश को लॉन्च किया गया है, दाइश को हवा दी जा रही है, दाइश को पैदा किया गया है। क्या मिडिल ईस्ट में मौजूद वहां के हुक्मरां, वहां का जो रूलिंग तबका है वो इस बात को नहीं समझ रहा है? वहां के लोग इस प्रोपेगेंडा का, इस साजिश का क्यों शिकार हो जा रहे हैं? देखिए, उसकी वजह तो बड़ी लंबी है। आप जानते हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी नहीं है, और अगर जो भी डेमोक्रेसी देखा जाए वो आपके थोड़ा सा आपके पैलेस्टाइन में है और थोड़ा बहुत ईरान में है, बाकी जगह डेमोक्रेसी नहीं। तो वहां पे ज्यादातर जो हुकूमतें हैं वो क्लाइंटेल हैं, क्लाइंट हुकूमतें हैं, मतलब कि वो किसी के मातहत हैं, कोई किसी के अपने आप को सुपुर्द कर रखा है उन्होंने। ये बिल्कुल शुरू से आप देखेंगे कि हुसैन शरीफ ऑफ मक्का
जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला सऊदी अरबिया में, तो वो किसके खिलाफ लड़े? वो सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ लड़े। और किससे सपोर्ट किया? ब्रिटिश से सपोर्ट किया। और किससे? लॉरेंस ऑफ अरेबिया से लिया। लॉरेंस ऑफ अरेबिया जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस के आदमी थे, लेकिन वहां पे नमाज भी पढ़ाया उनके साथ थे। आप जानते हैं कि उस जमाने में 1915 में हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो लोग थे, उन्होंने हुसैन शरीफ की मुखालफत की। उनको कहा कि ये जो है ब्रिटिश का साथ दे रहे हैं सल्तनत उस्मानिया। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया जो है वो खलीफा थे, उस वक्त खिलाफत उनके पास थी। तो ये तो शुरू से ये मामला चला रहा है। लेकिन हुआ ये है कि 9/11 के बाद से जो अरब के जो हुक्मरान हैं वो पूरी तरह से मतलब अपने आप को उन्होंने मतलब काफी ज्यादा बाहर के इन्फ्लुएंस में डाल रखा है। और वो बिल्कुल ही आजादाना तौर पे बहुत सारा अपना रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, जिस वजह से वो बिल्कुल वाकिफ है। आप जानते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज में नाम ले लेना चाहूंगा, छोटे छोटे कंट्रीज हैं आपके, वो जीसीसी के मेंबर भी हैं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के, अरब लीग के भी मेंबर हैं, वो शामिल है दाइश को सपोर्ट करने में। जी, यानी दाइश को कहीं ना कहीं से सपोर्ट अगर हम ये कहें कि खित्ते में रीजनल सतह पर भी मिल रहा है कुछ हुक्मरानों के जरिए। अब फोन लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद अब्दुल कादिर शम्स साहब। अब्दुल कादिर शम्स साहब, अगर हम पूरे मशरिक़ वुस्ता पर नजर डालें तो शायद ही कोई ऐसा मुल्क बचा हो जो जहां पर शोरिश ना हो, जहां पर डिस्टर्बेंस ना हो, जहां पर एक तरह से खाना जंगी जैसे हालात पैदा न हो गए हों। क्या लगता है आपको, आखिर ये वो वहां के लोग, वहां का रूलिंग क्लास, वहां की आवाम क्यों नहीं इसको समझकर काउंटर कर पा रही है कि इसके पीछे कि किसी की पुष्टपनाही है? देखिए, इसको लोग अच्छी तरह जानते हैं, जैसा भी अर्शी खान साहब ने बहुत ही तफसील से इसको बताया कि जाहिर है लोकल सतह पर दाइश को या फिर इस तरह की जो हरकतें हो रही है उसके पीछे पुष्टपनाही जरूर है, वरना इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की तबाही और इस तरह के वाकयात सामने नहीं आते। मेरा तो सवाल यह है कि इस तरह के जो वीडियोस जारी होते हैं, इसमें मुझे लगता है कि ये ज्यादातर ये फेक होते हैं। आपको याद होगा कि पहले तालिबान के हवाले से बहुत सारी सीडीज सामने आई, फिर अलकायदा के हवाले से आई, तो इस तरह की चीजें बोको हराम के हवाले से आती रहती हैं। अब एक नया जो है इसको लॉन्च कौन लोग कर रहे हैं, इसको पब्लिसिटी कौन लोग दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि ये मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों को, इस्लाम को बदनाम करने की एक साजिश भी है। इसलिए इसको इस नजरिए से देखने की जरूरत है और इसकी तस्दीक की भी जरूरत है कि ये वीडियोस जारी कौन कर रहे हैं, इसको रिलीज कौन कर रहे हैं, एजेंसियां कौन है। जी, डॉक्टर अर्शी खान साहब, पूरी कहीं ना आपने जो जिस बात की तरफ इशारा किया कि वेस्टर्न मीडिया जो है और खास तौर से जो टीवी चैनल्स हैं, इसको बगैर तस्दीक किए सिर्फ यूट्यूब पर अपलोड किया जा रहा है और इस तरह की इन तस्वीरों को वायरल कर दिया जा रहा है और फिर एक डिबेट शुरू हो जा रही है। भाई देखिए, मकसद यही है, मकसद यह है बेसिकली कि आप दो तरह से जंग करते हैं। एक तो साइकोलॉजिकल वे में है, जिसको बोलते हैं SIOP, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन। तो पूरे आप अलकायदा के हिस्ट्री को आप लें, आप अगर शुरू से लें, या जो मुखालफत में अमेरिका ने मुसलमानों को इस्तेमाल किया, खास करके पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, रेड आर्मी जो अफगानिस्तान में है, तो उसमें आप दो तरह से जंग लड़ते हैं। एक तो आप जमीन पे लड़ते हैं, लॉजिस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है कि आप जहनी तौर पे, तो जहनी तौर पे जो लड़ाई है, जहनी तौर पे ये पूरी कोशिश चल रही है कि देखिए एक ऐसा एरिया जहां पे वर्ल्ड का 60% ऑयल वहां पे मौजूद है, गैस वहां पे मौजूद है, पॉपुलेशन वहां पे कम है और भी नेचुरल रिसोर्सेज वहां पे हैं, और आप देखें कि सब ज्यादा स्टेबल प्लेस है, लेकिन सब ज्यादा इनस्टेबल है प्लेस। जी, तो जो ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, इसे ये बिल्कुल। और अच्छा, वहां पे अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं मुसलमानों के लिए मक्का है, मदीना है, बहुत सारे और भी रिलीजियस प्लेसेस हैं। आपका कहना है कि साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस के तहत ये काम किया जा रहा है और इस तरह से दाइश को, आपके मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि दाइश को कहीं ना कहीं से क्रिएट किया गया है खित्ते में एक डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए और खित्ते में इनस्टेबिलिटी पैदा करने के लिए, खित्ते को टुकड़ों में बांटने के लिए। हाँ, मुसलमानों को आपस में तोड़ना, लड़वाना और बंटवाना, जिसको बोलते हैं सबटरफ्यूज एंड डिसेप्शन। जी, कोशिश की टू डिवाइड एंड डिस्ट्रॉय फ्रॉम विद इन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त की तंगी, हम गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। डॉक्टर अर्शी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए अलीगढ़ से गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। अब्दुल कादिर शम्स साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।